हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शामिल निसाब राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार अफसाना क्या है लाजवंती, साथ साथ राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ देखेंगे और लाजवंती का खुलासा देखा जाएगा और साथ साथ जो लाजवंती अफसाना में जो किरदार अहम है उसके मुतालिक आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर राजेंद्र सिंह बेदी की बात किया जाए तो इनका असल नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का असल नाम ही क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए थे। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये लाहौर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1915 में 1 सितंबर को पैदा हुए थे। दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में 1984 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1984 ईस्वी 11 नवंबर को बम्बई में इनका इंतकाल हुआ। ठीक। बेदी के वालिद के नाम की अगर बात किया जाए तो क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी था। क्या था? हीरा सिंह बेदी था। और इनको क्या है कि खत्री भी कहा जाए। हीरा सिंह बेदी खत्री के नाम से ये जाने जाते थे। और इनकी वालिदा का नाम क्या था कि सिवादानी ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। ठीक। सिवादाई ब्राह्मण था। ठीक। इनके वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी खत्री था और वालिदा का नाम था क्या था कि सिवादाई ब्राह्मण था। बेदी ने 1931 में हाई स्कूल और 1933 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया था। राजेंद्र सिंह बेदी ने हाई स्कूल कब पास किया था? 1931 ईस्वी में और इंटर 1933 ईस्वी में पास किया था। राजेंद्र सिंह बेदी ने तालिबे इल्मी के ज़माने में 1932 में मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखकर अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। दोस्तों, ये बहुत बार इम्तिहान में पूछा जाता है कि दर्ज झेल में शुरुआत में किसने मोहसिन लाहौरी के नाम से कहानियाँ या अफसाना लिखा था? तो वह कौन थे? राजेंद्र सिंह बेदी। ये क्या है कि अपने तालिबे इल्मी के दौर में 1932 में मोहसिन लाहौरी का नाम यूज़ करते थे और अंग्रेज़ी और उर्दू और पंजाबी में ये नज़में कहा करते थे। और यहीं से 1932 में से ही क्या है उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। आगे दोस्तों बताया जा रहा है कि क्या है कि बेदी की शादी जो है 19 साल की उम्र में 1934 में सतवंत कौर से हुई थी। किससे? सतवंत कौर से हुई थी। किसकी? राजेंद्र सिंह बेदी की वाइफ का नाम क्या था? बीवी का नाम क्या था? सतवंत कौर था। क्या था? सतवंत कौर था। ठीक। इनकी शादी कब हुई थी? 19 साल की उम्र में 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। बेदी की पहली कहानी पंजाबी में सुख दुख थी। बेदी की पहली कहानी का नाम क्या था? सुख दुख था। क्या था? सुख दुख था, जो पंजाबी ज़बान के रिसाले सारंग में शाया हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ पे कि राजेंद्र सिंह बेदी की पंजाबी ज़बान में सबसे पहली कहानी का नाम क्या था? सुख दुख था। और ये पंजाबी ज़बान का जो रिसाला सारंग है जो निकलता था वह क्या है कि इसमें शाया हुई थी। ठीक। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना जो है महारानी का तोहफ़ा था। क्या था? महारानी का तोहफ़ा, जो रिसाला अदबी दुनिया लाहौर के सालनामा 1937 में शाया हुआ था। ठीक। दोस्तों, क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना क्या था? महारानी का तोहफ़ा। क्या था? महारानी का तोहफ़ा। ये उर्दू में था, लेकिन अगर पंजाबी ज़बान में बात किया जाए तो उनका पहला अफसाना क्या था? दुख सुख था। दुख सुख क्या है? रिसाला सारंग में निकला है। और महारानी का तोहफ़ा जो उनका पहला अफसाना उर्दू में है वह अदबी दुनिया जो लाहौर से शाया होता था रिसाला जो सालनामा था ये क्या है? 1937 में शाया हुआ था। कौन? महारानी का तोहफ़ा। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी क्या है कि जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी रह चुके थे। वह किस सन में मुकर्रर हुए थे? 1948 ईस्वी में मुकर्रर हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर किस सन में मुंतखब हुए थे? 1948 ईस्वी में क्या है मुकर्रर हुए थे। बेदी ने अपने तख्लीकात में पंजाब के देहात की
माशरत की अक्कासी बड़े फ़नकाराना अंदाज में की है। दोस्तों इनकी जितनी भी तख्लीक़ात हैं वह अफसाना है, चाहे वह इनके एक इकलौती नावल एक चादर मैली सी, उनमें अगर देखा जाए तो वह क्या है कि पंजाब के देहात और उनके माशरत की अक्कासी बड़े फ़नकाराना अंदाज में किया है। किसने? राजेंद्र सिंह बेदी ने। बेदी के उर्दू अफसाने रूस के अजीम अफसाना निगार चेखोव की याद दिलाते हैं। ये भी क्या है, इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि बेदी के उर्दू अफसाने रूस के किस अजीम अफसाना निगार की याद दिलाते हैं, या किसके ममासिल हैं या किसके मिसल हैं। किसके? राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने किस अफसाना निगार के ममासिल या मिसल कहे जाते हैं? वह कौन थे? रूस के अजीम अफसाना निगार चेखोव की याद दिलाते हैं। ठीक, रूसी अफसाना निगारों का जितना गहरा असर बेदी के यहाँ है और किसी के यहाँ नहीं है। इनकी तख्लीक़ों पर, तसनीफ़ों पर, अफसानों पर क्या है कि रूस का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और वहाँ का वो कौन? अजीम अफसाना निगार, जो रूस के अजीम अफसाना निगार चेखोव हैं, इनका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बेदी ने किन तबके के लोगों को क्या है कि अपने अफसानों का किरदार बनाया है। तो बेदी के किरदार जो भी उन्होंने अपने अफसाने लिखे हैं, नावल लिखे हैं, वह क्या है कि बेदी के किरदार जो है मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इनके अफसानों में जितने भी किरदार होते थे वह सब के सब क्या है कि वह मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे। बेदी पर फालिज का हमला बम्बई में 1979 में हुआ था। बेदी पर फालिज का हमला कब हुआ था? 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक, बेदी की कुल्लियात में शामिल अफसानों में पहला अफसाना भोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि बेदी की कुल्लियात में शामिल जो अफसाना है उनमें सबसे पहला अफसाना क्या है? भोला है। क्या है भोला? किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक, बेदी ने अपने अफसानों में फ़नकारी के साथ साथ देवमाला का, हिंदू देवमाला का भी इस्तेमाल किया है। किसने? राजेंद्र सिंह बेदी ने। क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी की जो कुल्लियात हैं, अफसानों की जो कुल्लियात हैं, उसमें सबसे पहला अफसाना क्या है? भोला है। और क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में और इनकी क्या है कि अफसाना निगारी में ज़्यादातर क्या है कि जो फ़नकारी मिलती है वो क्या है कि देवमालाई का इस्तेमाल होता है। क्या है कि बेदी ने अपने अफसानों में फ़नकारी के साथ साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है, ये बताया जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि इनके एजाज़ात के बारे में देख लिया जाए कि इन्होंने क्या क्या इनामात पाए गए थे, इनको प्राइज़ कौन कौन सी मिली थी। तो बेदी को एक चादर मैली सी, बेदी की इकलौती नावल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नावल लिखी है, वह क्या है? एक चादर मैली सी। ठीक, एक चादर मैली सी। बेदी को इसी नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1965 में मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या 1965 में मिला था बेदी को। किस नावल पर? एक चादर मैली सी नावल पर। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि बेदी को पद्मश्री अवार्ड 1972 में मिला था। बेदी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1972 ईस्वी को मिला था। बेदी को गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी में मिला था। ठीक, बेदी को क्या है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 1965 में, पद्मश्री अवार्ड 1972 में, फिर उसके बाद गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी में क्या है राजेंद्र सिंह बेदी को मिला था। फिर उसके बाद क्या है कि दोस्तों यहाँ से बेदी के जो कारहाय नुमाया हैं, जो अदब के मैदान में जो इनके कारनामे हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए कि अफसानवी मजमूए, बेदी के यहाँ से अब अफसानवी मजमूओं के बारे में बात की जा रही है। इनका पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? दाना वो दवाम है। क्या है? दाना वो दवाम है, जो कि शाया हुआ 1939 ईस्वी में। कब शाया हुआ है? 1939 ईस्वी में। यह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है जिसमें टोटल 14 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने शामिल हैं? 14 अफसाने शामिल हैं। बेदी का पहला अफसाना क्या है? दाना वो दवाम, और ये 1939 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें टोटल 14 अफसाने शामिल हैं। फिर उसके बाद क्या है? गरहन क्या है कि 1942 ईस्वी में शाया होने वाला अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का है। गरहन अफसानवी मजमुए को बेदी ने होली के नाम से मंसूब किया है। किसके? होली के नाम से मंसूब किया है। इसमें भी टोटल कितने अफसाने हैं? 14 अफसाने हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का दूसरा अफसाना क्या है?
ग्रहण है जो कि क्या है 1942 ईस्वी में शाया हुआ। और ये ग्रहण अफसानवी मजमुए को राजेंद्र सिंह बेदी ने होली के नाम से मंसूब किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि कोख जली ये क्या है कि शाया हुआ 1949 ईस्वी में। कोख जली में टोटल 13 अफसाने। राजेंद्र सिंह बेदी का तीसरा अफसाना क्या अफसानवी मजमूआ क्या है? कोख जली। ये क्या है 1949 में शाया हुआ है, ठीक। और इसमें टोटल जो अफसानों की तादाद है वो कितनी है? 13 अफसाने इसमें शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो, ये भी क्या है? अफसानवी मजमूआ है। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। अपने दुख मुझे दे दो वो क्या है? ये एक कहानी भी है, एक अफसाना भी है, लेकिन एक अफसानवी मजमूए का नाम भी है। जिस तरीके से क्या है लाजवंत क्या है कि उस ऊपर जो ये ग्रहण एक अफसाना भी है, दाना व दवाम एक अफसाना भी है, लेकिन अफसानवी मजमूए का नाम भी है। तो क्या है कि अपने दुख मुझे दे दो एक अफसाना भी है और अफसानवी मजमूए का नाम भी है। ये शाया हुआ है 1965 ईस्वी में। कब शाया हुआ है अपने दुख मुझे दे दो? जिसमें क्या है कि टोटल 9 अफसाने शामिल हैं। जिसमें क्या है 9 अफसाने शामिल हैं। इसमें क्या है कि ये शाया हुआ 1965 ईस्वी में। बेदी ने इसे आले अहमद सुरूर के नाम मंसूब किया। दोस्तों इम्पोर्टेंट इस बात से और है कि जो हम लोगों का शामिल निसाब जो लाजवंती है, लाजवंती जो हम लोगों का जो शामिल निसाब अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, ये लाजवंती अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो जो शाया हुआ है 1965 ईस्वी में। इसमें टोटल 9 अफसाने शामिल हैं। इस अफसानवी मजमूआ जिसका नाम अपने दुख मुझे दे दो है, इसको राजेंद्र सिंह बेदी ने आले अहमद सुरूर के नाम से मंसूब किया है, ठीक। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूआ जो 1965 में शाया हुआ, इसमें जो टोटल 9 अफसाने हैं वो मंदरजा झेल है। पहला क्या है? लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, क्या है ट्रेमेंस से परे, हज्जाम इलाहाबाद के, दिवाला, यूकलिप्टस। ये क्या है? ये 9 के 9 अफसाने जो हैं वो क्या है? अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूए में शामिल है। और हम लोगों के निसाब में शामिल कौन सा अफसाना है? लाजवंती, जिसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि लाजवंती का खुलासा क्या है, लाजवंती में कौन कौन से किरदार बताए गए हैं और इस लाजवंती अफसाने का मौजू क्या है। बस इतना दोस्तों याद रखिए कि क्या है कि लाजवंती जो अफसाना है ये 1951 ईस्वी में लिखा गया है। लाजवंती अफसाना कब लिखा गया है? 1951 ईस्वी में। और ये अफसाना जो शामिल है अपने दुख मुझे दो दो अफसानवी मजमूए में शामिल है जो शाया हुआ 1965 में। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि गौरतलब नुकात यहाँ पे है कि अफसाना लाजवंती जो है तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया अफसाना है। क्या है? लाजवंती का मौजू क्या है? तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र पर लिखा गया अफसाना है, ठीक। जिसके अहम किरदार लाजवंती और सुंदर लाल बाबू है। कौन है? सुंदर लाल बाबू है। ये 2 अहम किरदार हैं, लाजवंती और सुंदर लाल, जो कि क्या है कि मियाँ बीवी रहते हैं, बीवी और शौहर रहते हैं। लाजवंती क्या है कि ये बीवी है सुंदर लाल की। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुंदर लाल की बीवी का क्या नाम है, या लाजवंती के शौहर का क्या नाम है, या दर्ज झेल में लाजवंती के किरदार कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये क्या है कि अफसाना लाजवंती जो है तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया अफसाना है, जिसके अहम किरदार क्या है? लाजवंती और सुंदर लाल हैं। इसके अलावा लालचंद का है, रसालू और नेकी राम भी अफसाना लाजवंती के किरदार हैं, जो कि क्या है कि रसालू, नेकी राम और लालचंद जो होते हैं वह सुंदर लाल के दोस्त होते हैं। किसके दोस्त होते हैं? सुंदर लाल के दोस्त होते हैं, ठीक। अभी उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि उसके खुलासा क्या है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद क्या है कि 5वां अफसानवी मजमूआ जो है क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी का, वो क्या है कि हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए। ये 1974 में शाया हुआ था, 1974 में शाया हुआ था। इसमें टोटल कितने अफसाने शामिल हैं? टोटल 10 अफसाने शामिल हैं दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवे मजमूए के ऊपर बात किया कि दाना व दवाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो। फिर उसके बाद क्या है कि
हाथ हमारे कलम हुए। और फिर ये भी एक अफसाना है, क्या है, मुक्ति बोध। क्या है, मुक्ति बोध। तो इस तरीके से क्या है कि ये 1982 में शाया हुआ था, 1982 में शाया हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से अब हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी की जो नावल है उसके ऊपर थोड़ा सा बहस कर लेते हैं कि अगर राजेंद्र सिंह बेदी की नावल की बात किया जाए तो एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का एक लौता नावल है। अपनी पूरी ज़िंदगी में एक चादर मैली सी ही नावल सिर्फ़ और सिर्फ राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी थी, जो लाहौर से शाया होने वाला रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में 1960 में शाया हुआ था। एक चादर मैली कहाँ से शाया हुआ था? लाहौर से शाया होने वाला रिसाला जिसका नाम था नुकूश, उसमें 2 किस्तों में शाया हुआ था 1960 में, और बाद में किताबी सूरत में 1962 में शाया हुआ था। पहले तो क्या है कि रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में 1960 में शाया हुआ, फिर उसके बाद क्या है कि किताबी सूरत जो एक चादर मैली से यानी एक नावल के तौर पर जब यह शाया हुई वो 1962 ईस्वी थी। कितनी थी? 1962 ईस्वी। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बेदी ने एक नावल नमक के उन्वान से लिखना शुरू किया था। नमक के उन्वान से लिखना शुरू किया था किसने? राजेंद्र सिंह बेदी ने, मगर वह अधूरा रह गया था। राजेंद्र सिंह बेदी ने दूसरा नावल भी लिखने की कोशिश की थी नमक के उन्वान से, लेकिन ये मुकम्मल नहीं कर पाए थे। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक जो मुख्तलिफ आरा व ख्यालात हैं, मुख्तलिफ उदबा ने, मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने, मुख्तलिफ माहिर लसानियात ने जो अपने अपने ख्यालात राजेंद्र सिंह बेदी के मुतालिक पेश किए हैं, अब उसको नकल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बेदी कहानी लिखते हैं, न सियासत बघाड़ते हैं, न फ़लसफ़ा क्या है कि छांटते हैं, न शायरी करते हैं, न मोरी के कीड़े गिनते हैं। आम जिंदगी, आम लोग, आम रिश्ते उनका अफसानों का मौजू है। ये किसने कहा है? आले अहमद सुरूर ने कहा है। आले अहमद सुरूर कौन है कि जिनका क्या है कि अपने दुख मुझे दे दो क्या है कि अफसानवी मजमूआ है जो कि 1960 में शाया हुआ है, इसको मंसूब किया है आले अहमद सुरूर की तरफ। आले अहमद सुरूर की तरफ किसने? राजेंद्र सिंह बेदी की तरफ। उन्होंने ही क्या ये बात कही थी कि न वह क्या फ़लसफ़ा छांटते हैं, न उसके बाद क्या है कि कोई भी सियासत बघाड़ते हैं, न शायरी करते हैं, न आम, बल्कि क्या आम जिंदगी, आम लोग, आम रिश्ते क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के किरदार होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या एहतशाम हुसैन राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कहते हैं कि उनकी कहानियाँ ऐसी खूबसूरत, जानदार, घटी हुई और पुरअसर होती है कि उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रा नपा तुला होता है, और वह इस बात को भी नहीं भूलते कि एक छोटी कहानी में कौन ख्याल और कोई नुक्ता नज़र, कोई नुक्ता गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है? एहतशाम हुसैन ने कहा है। किसके बारे में? राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। फिर उसके बाद क्या है कि क्या उसलूब अहमद अंसारी कहते हैं कि क्या है कि मवाद और फ़न क्या है कि दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा हम प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी का नाम लेंगे। ये किसने कहा है? उसलूब अहमद अंसारी ने कहा है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, खलीलुर रहमान आज़मी ने भी क्या है कि एक कौल नकल करते हैं कि बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है। यानी बेदी का कोई भी अफसाना ऐसा नहीं है कि जिसमें फ़न अफसाना निगारी की कोई कसर बाकी हो, यानी मुकम्मल होता है हर फ़न अफसाना निगारी से। किसका अफसाना? राजेंद्र सिंह बेदी का। ये कौन कहने वाला है? खलीलुर रहमान आज़मी कहने वाले हैं। कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। फिर उसके बाद क्या है कि आले अहमद सुरूर फिर फरमाते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना क्या है? तराशा हुआ हीरा। ये कौन कह रहा है? आले अहमद सुरूर कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आले अहमद कहते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं। क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं। कौन कह रहा है? आले अहमद सुरूर कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है।
थीम का बादशाह है। कोई भी अफसाना लिखा जाता है तो उसकी एक थीम होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक मौजू होता है, उसका कोई मकसद होता है, उसमें किरदार होते हैं। जो थीम होती है वह राजेंद्र सिंह बेदी की तरफ मंसूब करते हुए कहते हैं कि कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है थीम का बादशाह है, थीम का बादशाह है। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक जो चंद अहम बातें हैं, जो चंद अहम नुकात है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, उसको नकल किया जा रहा है कि बेदी ने इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया था। इन्होंने जब 1932 में अपनी पहली कहानी क्या है कि पंजाबी ज़बान में सुख दुख लिखा था तो वह क्या है कि उस समय क्या है कि इन्होंने मोहसिन लाहौरी का नाम यूज़ किया था। किसका? मोहसिन लाहौरी का। तो वही बताया जा रहा है कि बेदी ने इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया था। बेदी की पहली कहानी सुख दुख पंजाबी ज़बान में है। बेदी की पहली कहानी सुख दुख किस ज़बान में है? पंजाबी ज़बान में है। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बेदी का पहला उर्दू अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। उर्दू अफसाना, पहला उर्दू अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। बेदी का पहली कहानी जो कि क्या है पंजाबी ज़बान में, वह सुख दुख है। और उर्दू अफसाना, पहला उर्दू अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बैग के मुताबिक बेदी का पहला अफसाना बंदे मातरम है। क्या? बंदे मातरम है, जो उन्होंने अपने इब्तिदाई कलमी नाम मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा था। ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के मुताबिक है कि डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बैग के मुताबिक ये कहते हैं कि बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा नहीं है, बल्कि क्या है बंदे मातरम है, जो उन्होंने क्या है अपने इब्तिदाई कलमी नाम जो मोहसिन लाहौरी है इसी नाम से उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ जो है दाना वो दवाम है, जो शाया कब हुआ है? 1939 ईस्वी में शाया हुआ। और इसको किसकी तरफ मंसूब किया है? होली की तरफ मंसूब किया है। ठीक, क्या है कि बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दाना वो दवाम है। और उसमें टोटल कितने अफसाने शामिल है? 14 अफसाने शामिल हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि दोस्तों क्या है कि इसको होली की तरफ मंसूब नहीं किया, बल्कि ग्रहण को होली की तरफ मंसूब किया है। किसको? ग्रहण को होली की तरफ मंसूब किया है। डॉक्टर सैयद, एक बार देख ही लीजिए, कंफ्यूज हो गया है। हाँ, ग्रहण को क्या है 1942 में शाया हुआ है, होली इसको होली की तरफ मंसूब किया ग्रहण को। दाना व दवाम पहला अफसानी मजमुआ है जिसमें 14 अफसाने शामिल है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि दोस्तों बताया जा रहा है कि मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा जो था, यहाँ से तो इसका खुलासा हो गया। हाँ, कि बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ क्या है? दाना वो दवाम है, दाना वो दवाम है। डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी के मुताबिक मजमुओं में शाया बेदी के अफसानों की कुल तादाद 63 हैं। जो चाहे वो क्या है दाना व दवाम हो, चाहे वह आपका ग्रहण हो, चाहे वो अपने दुख मुझे दे दो, चाहे वो क्या है हाथ हमारे कलम हुए, वगैरह वगैरह, जितने भी क्या है कि अफसाने में मजमुए हैं, उनमें जितने भी शामिल अफसानों की तादाद है वह क्या है डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी के मुताबिक उनकी टोटल तादाद 63 है। कितनी है? 63 है। बेदी का वाहिद नाविल एक चादर मैली सी है। बेदी का एक वाहिद नाविल एक चादर मैली सी है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि एक चादर मैली सी पंजाब में एक चादर अहुरानी के नाम से शाया हुई थी। एक चादर अहुरानी के नाम से शाया हुई थी पंजाबी में। ठीक, बेदी के नावल एक चादर मैली सी पर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से बनी थी। बेदी की जो नावल है एक चादर मैली सी, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था क्या? मुट्ठी भर चावल। जिसका नाम क्या था? मुट्ठी भर चावल। ये भी क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, लेकिन क्या शामिल निसाब में से केवल इनका अफसाना शामिल है, तो अफसाने से ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि सवालात पूछेंगे, इसके नावल से सवालात नहीं पूछेंगे। दोस्तों यहाँ से क्या है कि बेदी ने एक नावल नमक के उन्वान से भी लिखना शुरू किया था जो अधूरा रह गया था, ये तो बताया जा चुका है। बेदी ने अफसाना गरम कोट पर, ये भी क्या है अफसाना है गरम कोट पर, उसी नाम से 1955 में फिल्म बनाई थी। बेदी ने अपने अफसाने गरम कोट पर उसी नाम से 1955 में क्या किया था? फिल्म बनाई थी। राजेंद्र सिंह बेदी की कुल्लियात में शामिल पहला अफसाना भोला है, जो कि अभी ऊपर भी बात की जा चुकी है इसके मुतालिक। अब दोस्तों यहाँ से शामिल निसाब जो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती है, इसके खुलासे के ऊपर, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से किरदार अहम है, इसके ऊपर बात किया जाएगा। दोस्तों बात किया जाए अफसाना लाजवंती की, तो लाजवंती का सने तहरीर जो है 1951 है। क्या? 1951 में
और यह मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, जो कि शाया कब हुआ है? 1965 ईस्वी में पहली बार शाया हुआ था। बेदी ने जो कुछ लिखा वह इंतखाब है ही, फिर भी अगर उनकी चंद मशहूर तरीन कहानियों का सख्त तरीन इंतखाब मकसूद हो तो उनमें यकीनन लाजवंती को भी जगह मिलेगी कि फ़नी खुसूसियात से यह कहानी तक़सीम मुल्क के सानहे और उसके नतीजे में पैदा शुदा समाजी सूरत हाल के कई पहलुओं की न सिर्फ नक्काश कुशाई करती हैं, बल्कि क्या सिन्फ नाजुक जिस माहौल की भेंट चढ़ गई उस माहौल की तश्कीली अनासिर की पर्दादरी भी करती हैं। दोस्तों, बताने की कोशिश यहाँ पे ये की गई है कि लाजवंती जो राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लिखा है ये 1951 में लिखा है और क्या है कि ये उनके अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, जो कि शाया हुआ 1965 ईस्वी में। ये क्या है कि तक़सीम मुल्क के सानहे के नतीजे में जो भी हालात रोनुमा हुए थे, जो भी हालात पैदा हुए थे, उसकी क्या है कि अक्कासी की है। ठीक, यह तक़सीम के सानहे के शिकार एक मग़विया औरत की कहानी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह क्या है? लाजवंती किसकी कहानी है कि तक़सीम के सानहे के शिकार एक मग़विया औरत, या मग़विया यानी जिसको अगवा कर लिया जाता है, मग़विया औरत की कहानी है, जिसमें बेदी ने औरत की नफ्सियात, जज्बात और एहसासात के साथ मजहबी तंग नज़री को भी पेश किया है। दोस्तों, इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है कि क्या है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना जो लाजवंती है वह किस जेल में है? क्या वो जज्बाती है, समाजी है, नफ्सियाती है? तो क्या है कि ये नफ्सियाती है। क्या है? नफ्सियाती है, जिसमें बेदी ने औरत की नफ्सियात, जज्बात और एहसासात के साथ साथ मजहबी तंग नज़री को भी पेश किया है। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि अफसाने का आगाज़ पंजाबी गीत के एक टुकड़े से होता है। लाजवंती की जब अफसाने की जब शुरुआत होती है, आगाज़ होता है, तो सबसे पहले ही एक पंजाबी गीत गाई जाती है। एक पंजाबी गीत का एक मिसरा है जो कहानी में पेश आने वाले वाक़यात की तरफ इशारा करती है। वह कहानी, पंजाबी गीत का टुकड़ा क्या है कि हटलाइयाँ कुमला नी लाजवंती दे बूटे। ये क्या है कि ये पंजाबी गीत का एक टुकड़ा है, यानी छुई मुई के पौधे हाथ में भी लगाओ तो कुमला जाते हैं, हाथ में लगाओ भी तो कुमला जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जब कारी अफसाने का मुताला करता है तो कहानी की पेशानी पर कुनिंदा इस पंजाबी गीत की मानवियत आश्कार होती है। बिलाशुबहा राजेंद्र सिंह बेदी गज़ब का मुशाहिदा रखते हैं और उनकी कलम से ऐसी कहानियाँ निकलती है जो बज़ाहिर छोटे छोटे घरेलू वाक़यात पर मबनी होती हैं, लेकिन उनकी तह में बैक वक्त फ़नकार की समाजी, माशी, सियासी और नफ्सियाती बसीरतें कार फरमा होती हैं। पसमानदा तबके की औरतों की घुटन और जिनसी महरूमियों पर बेदी ने कामयाब अफसाने लिखे हैं। बेदी की महारत बकौल खालिद अशरफ औरतों के बातिन में पहुँचने और उनकी दाखिली दुनियाओं के असरार को मुनकशिफ करने पर मबनी है। कहानी लाजवंती का मौजू भी तक़सीम मुल्क की वहशियाना वाक़यात है। क्या है कि खालिद अशरफ कहते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की महारत को देखते हुए कि औरत के जो बातिन होते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। कौन? जो अंदरूनी सोच होती है औरतों को, जो किसी को नहीं दिखाई देती। दोस्तों, ये बात, ये कौल मशहूर भी है कि औरत क्या सोचती है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी का मुशाहिदा इतना था कि वह औरत के अंदर भी झांक लेते थे कि वह किस तरीके की सोच रखती है। इसी तरीके से लाजवंती का मौजू भी तक़सीम मुल्क की वहशियाना वाक़यात पर मबनी है। बंटवारे के बाद जब लोग खून की होली के मनाजिर से ऊब गए तो उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनके अजसाम नहीं बल्कि रूह और दिल ज़ख्मी थे। एक तबके ने उन लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर जिनके दिल ज़ख्मी थे मुत्तहिद होकर फिर बसाव कमेटी तश्कील की।
फिर बसाओ कमेटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि जब अगवा करके उनको पाकिस्तान लेकर जाया गया था और वहाँ से क्या है कि वहाँ से जब अगवा करके अगवा औरतें छूट कर वापस आने लगी थी तो लोग उनको बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे, बहुत ही बुरी नज़र से देते। लोग उनको अपने घर में आने की जगह नहीं देते थे और लोग भाई वालिदैन उनको पहचानने तक इनकार कर देते थे। तो लेकिन लोगों ने क्या, एक तबके के लोगों ने ये तहैया किया, ये अज़्म किया कि एक कमेटी का इश्काल किया जाएगा जिसका नाम फिर बसाओ होगा, फिर बसाओ कमेटी। ये भी क्या है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाजवंती में कौन सी कमेटी का तश्कील होती है, फिर बसाओ कमेटी का, जिसके तहत कारोबार में बसाओ, ज़मीन पर बसाओ, घर में बसाओ और दिल में बसाओ जैसे प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। मुअख्खरुज़ ज़िक्र प्रोग्राम मग़विया औरतों जो तक़सीम मुल्क के दौरान अगवा हो चुकी थीं को दिल से इज़्ज़त व एहतराम देने के लिए शुरू किया गया था और उसको अमली जामा पहनाने के लिए नारायण बाबा के मंदिर के पास मुल्ला शकूर नामी मोहल्ले में एक कमेटी कायम की गई। अब ये भी दोस्तों क्या है कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमेटी की तश्कील कहाँ पे की गई थी, मुल्ला शकूर नामी मोहल्ले में कमेटी की गई थी। कहाँ पे, नारायण बाबा के मंदिर के पास, नारायण बाबा के मंदिर के पास और मुल्ला शकूर नामी मोहल्ले में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका सेक्रेटरी सुंदर लाल बाबू था। जिसका सेक्रेटरी कौन बनाया गया, सुंदर लाल बाबू बनाया गया था। और क्यों बनाया गया ये भी आगे बताया जा रहा है कि सुंदर लाल बाबू को क्यों बनाया गया था, कि जिसके बारे में मोतबर लोगों का ख्याल था कि यह जाफिशानी से इसलिए काम करेगा कि इसकी अपनी बीवी भी एक मग़विया औरत है। इसकी बीवी को भी क्या अगवा करके पाकिस्तान लेकर जाया जा चुका था। और फिर उसके बाद क्या, फिर बसाओ कमेटी की जब तश्कील हुई तो सुंदर लाल बाबू को उसका सेक्रेटरी बनाया गया ताकि वह क्या है कि वह जी जान लगाकर काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी बीवी खुद मग़विया औरत है, अगवा की हुई औरत है। सुंदर लाल, रसालू और नेकी राम जब क्या है हथलाइयाँ कुमलानी लाजवंती दे बूटे गाना गाते तो लाजवंती की याद सुंदर लाल को झिंझोड़ देती और वह ख्यालात के एक समुंदर में डूब जाता कि न जाने लाजो कहाँ और कैसे होगी, वह वापस आएगी भी या नहीं। अरसा गुजर गया, सुंदर लाल ने लाजो के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था और लोक सेवा में मुनहमिक था। लेकिन जब भी वह मज़कूर गीत सुनता तो उसे यह ख्याल आता कि आखिर इंसान का दिल लाजवंती के पौधे के तरह नाजुक होता है जो ज़रा सी छुअन से कुमला जाता है। वह एक खुद है जो लाजवंती से बदसलूकी की हत्ता की इंतहाई बदसलूकी करता था। दोस्तों क्या है कि जब लाजो इसके पास रहती थी, लाजवंतो इसके पास रहती थी, क्या है कि उसके बहुत ही क्या है बदसलूकी करता था, उस पर क्या है कि जुल्म तशद्दुद करता था, मारता पीटता था। लेकिन लाजो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि सिर्फ अगर सुंदर लाल उसके सामने मुस्कुरा भी देता था तो वह क्या है शिकवा शिकायत करना बंद कर देती थी। तो वह अब ये सारी चीज़ें उसको याद आ रही है कि मैं उसके साथ कितना बदसलूकी करता था, यहाँ तक कि बदसलूकी की इंतहा करता था। लेकिन और एक लाजो थी जो यह सब सह रही थी और लाजो का शिकवा गिला सुंदर लाल की मामूली सी मुस्कुराहट की नज़र होता था। वही बता क्या कोशिश की जा रही है कि जब इस तरीके का क्या है कि लड़ाई झगड़े या बदसलूकी करता था तो सिर्फ सुंदर लाल मुस्कुरा देता था और क्या है लाजवंती खुश हो जाया करती थी। वह सब कुछ ऐसे भुला देती थी जैसे कि उसके साथ कोई ज़्यादती हुई ही न हो। क्या है कि प्रभात फेरी के दौरान, ये प्रभात फेरी क्या है कि सुंदर लाल, फिर उसके बाद क्या है कि लालचंद, रसालू और नेकी राम क्या है कि ये सब के सब क्या है कि गली गली महल्ले महल्ले कूचे कूचे फिर कर क्या है कि फिर बसाओ कमेटी की तश्कील नाराबाजी करते थे कि अपनी बेटियों को बसाओ, अपनी बहुओं को बसाओ, अपनी बहनों को बसाओ दोबारा। ये क्या है प्रभात फेरी, यानी वह फेरी लगा कर गलियों गलियों में टहल कर कहा करते थे। प्रभात फेरी के दौरान सुंदर लाल को लाजो पर अपनी की हुई जुल्म व ज़्यादती याद आती है तो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ता है और वो सोचता है कि काश उसे लाजो एक बार फिर मिल जाती तो वह उसे सचमुच दिल में बसा लेगा और लोगों पर उसकी हकीकत को आश्कार करेगा कि यह मग़विया
दोस्तों के अगवा होने और फिर फसादियों की क्या है हवसनाकियों की भेंट चढ़ने में इनका कोई कसूर नहीं। और जो समाज ऐसा समझता है वह बिल्कुल सड़ा गला समाज है, सड़ा समाज है। दिल में बसाओ प्रोग्राम के तहत मोहल्ला मुल्ला शकूर की कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली, लेकिन कई लोग उनकी आवाज़ और मुतालबात को प्रोपेगेंडा समझते हैं। बहरहाल एक वक्त ऐसा आया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतों का तबादला हो गया। कुछ लोगों ने मगविया औरत को अपने अपने घर ले लिया, लेकिन उनमें से कुछ बदनसीब ऐसी भी थीं जिनको माँ बाप, शौहर, भाइयों और बहनों ने पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह अजनबी मर्दों के साथ रहकर लौटी थी। लाजवंती मगविया औरतों के इस काफ़िले में नहीं थी। दोस्तों क्या है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ मगविया औरतों का तबादला होना शुरू किया तो उसमें बहुत से ऐसे शौहर थे, बहुत से ऐसे भाई थे, बहुत से ऐसी बहनें थे, बहुत सी ऐसी माँ बाप थीं कि जो कि क्या है कि अपनी औरतों को लेने से इनकार कर दिया। और बहुत सी औरतें बहुत से माँ बाप और भाई बहन अपनी औरतों को ले भी गए थे। लेकिन इस काफ़िले में क्या लाजवंती जो मगविया औरत के इस काफ़िले में नहीं थी। एक दिन लालचंद सुंदर लाल को इस बात की बधाई देता है कि उसने लाजो को वाघा की सरहद पर देखा है। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने खबर दी थी सुंदर लाल को लाजवंती के पलटने की। वह लालचंद ने दी थी। और लालचंद ने लाजवंती को कहाँ पे देखा था? वाघा की सरहद पर देखा था। सुंदर लाल अमृतसर जाने की तैयारी में लगा, लेकिन इतने में लाजो के आने की खबर मिली। वह चौकी कलां जहां पर मगविया औरतों का तबादला हो रहा था। अब ये क्या है? चौकी कलां का क्या है? वो जगह है जहां पे मगविया औरतों का तबादला हो रहा था। चौकी कलां का कौन सी जगह है? वह जगह है जहां पे मगविया औरतों का क्या है तबादला हो रहा था। और लाजो को खौफ के जज्बे से कांपते हुए पाया। लाजो इसलिए कांप रही थी कि सुंदर लाल उसके साथ पहले ही बदसलूकी करता आया है और आज की वो एक कसूरवार ठहरी है कि अजनबी मर्द के साथ रह कर आई है। न जाने सुंदर लाल क्या क्या गुल खिलाएगा। क्या है कि जब वह क्या है कि चौकी कला चौराहे पर लाजो खड़ी होकर उसके पूरे शरीर में कपकपी हो रही है और वह कपकपी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अब सुंदर लाल उसके साथ क्या बदसलूकी करेगा। सुंदर लाल को धक्का सा लगा। किस बात पे धक्का लगा? कि उसने लाजो के बारे में जो सोच रखा था वह सब गलत था। लाजो का रंग निखर गया था, वह कदरे तंदुरुस्त नज़र आ रही थी और पाकिस्तान में खुश रही थी। कई सवालात ने सुंदर लाल को परेशान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस बाती मर्दानगी का सबूत देते हुए उन्होंने लाजो को अपने घर की ओर लिया। जबकि वो उस दौरान कई लोग कह रहे थे कि हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मुसलमान की झूठी औरत है। सुंदर लाल जिस कमेटी का सेक्रेटरी था उसके प्रोग्राम दिल बसाओ को उसने कौलो फेल दोनों एतबार से निभाया और जो लोग उसकी बातों को प्रोपेगेंडा या जज्बातियत पर समझते थे, वह सुंदर लाल के कौलो फेल की हम आहंगी से मुतासिर होना शुरू हो गए। सुंदर लाल ने लाजो की मूर्ति को अपने दिल में स्थापित कर लिया और ख़ुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा। और लाजो भी सुंदर लाल के इस गैर मुतवक्के अच्छे सलूक को देखकर हैरान भी हो गई और उसे खुश भी। सुंदर लाल को अपनी साबिक़ा गलतियों पर पछतावा हो रहा था और अब वह लाजवंती को लाजो कहकर नहीं बल्कि देवी कहकर पुकारने लगा था। दोस्तों ये भी क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि लाजो को किस नाम से सुंदरलाल बाद में पुकारने लगा था? तो वह क्या था? देवी नाम से पुकारने लगा था। यह वही लाजो थी जो सुंदरलाल के जबर तशद्दुद का निशाना बनती थी और आज सुंदरलाल ही उसे देवी का दर्जा देता है। लाजो जब मगविया की हैसियत से बर्बरियत की दास्तान सुनाना चाहती है तो सुंदर लाल ये कहकर टाल देता है कि
जाने दो बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। इसमें कसूर है समाज का, जो तुझ ऐसी देवियों को अपने यहाँ इज्जत की जगह नहीं देता। वह तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। कौन? समाज क्या है, तुम्हारी हानि नहीं करता बल्कि क्या है, अपनी हानि करता है, अपना नुकसान करता है। सुंदरलाल के अच्छे सलूक ने लाजों को शक में डाल दिया, क्योंकि वह सुंदरलाल की वही पुरानी लाजो बनकर रहना चाहती थी जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती। लेकिन सुंदरलाल अब बिल्कुल बदल गया था, उसके रवैये में तब्दीली आ चुकी थी। वह लाजों को देवी सा सम्मान देना चाहता था। अफसाने का इख्तिताम इस सतूर से होता है कि लाजवंती कोई कांच की चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो जो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। वह बस गई पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थी और न आहें सुनने के लिए कान। क्या है, प्रभात फेरियां निकलती रही। मोहल्ला मुल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकी राम के साथ मिलकर उसी आवाज़ में गाता रहा, हथलाइयाँ कुमलानी लाजवंती दे बूटे। ये क्या है, पंजाबी गीत का एक टुकड़ा है। दोस्तों, ये थी लाजवंती का खुलासा, जो कि अहम नुकात के साथ आप लोगों के सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्या है कि इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। इंशाल्लाह जैसे ही ये थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बहुत ही जल्द क्या है कि प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होने वाला है। जब तक कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फिर अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।